हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक EM वेव। जैसा कि पता है बच्चों कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किया था, बट बच्चों हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे अभी तक आए नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे वो प्रोपागेट करती है। इस तरह की चीजें गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइज जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने आपको ये फील करवाने की कोशिश करी थी कि मैक्सवेल ने क्या बोला। मैक्सवेल ने एक नई आइडिया दिया था करंट के बारे में, और वो थी डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर हमने बोला था कि भाई एक करंट हो सकती है, एक करंट हमने एज्यूम किया था, और वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट थी जो कि डिफरेंट थी कंडक्शन करंट से। हालांकि कंडक्शन करंट की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू सेम होती है, और बहुत सारी चीजें मैंने बच्चों को आपको बताया था कि क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत होती है, क्या उसमें प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से ये चीज सोचा गया। इतनी बातें गाइस हो गई थी, और मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताया था जिसमें आपने देखा था कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया था, और उन्होंने उसके साथ एक खास करंट को ऐड कर लिया था, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें हो गई थी। और बच्चों जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस अरेंज किए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने डिराइव नहीं किया था, ऑलरेडी कहीं कहीं से इक्वेशंस थे, उनको कलेक्ट किया था, और उन्होंने ये बताया था कि उन चारों इक्वेशन के हेल्प से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी चीजें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, वो सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 इक्वेशन के हेल्प से। और 4 इक्वेशंस में बच्चों एक इक्वेशन तो आपने देख लिया है जो एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो उसे हम लोग अब बोलते हैं मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो बाकी के 3 इक्वेशंस वो सब मैंने यहां पे लिख रखे, सबके बारे में हम लोग डिटेल अभी करेंगे। बच्चों ये 4 लॉज में से पहली लॉज तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत ही फेमस है गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने पढ़ा है कि कोई भी क्लॉज सरफेस हो, राइट, तो उस क्लॉज सरफेस से होकर के जितनी टोटल फ्लक्स हो रही होगी वो दैट विल बी द 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लॉज सरफेस। तो ये होती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों पहली लॉ तो ये है, पहली इक्वेशन दरअसल ये हो जाएगी उनकी फाई मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स Q in by epsilon नॉट। ये तो काफी फेमस है, और इसको हम E.dA भी लिखते हैं क्लॉज इंटीग्रल के लिए, क्लॉज इंटीग्रल। ठीक, और Q in by, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, राइट। अब दूसरा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बच्चों मैग्नेटिज्म में ये चीज भी हमने देखा था, चूंकि मैग्नेटिज्म में बच्चों जितनी भी पोल्स होती हैं, ठीक, वो हमेशा पेयर में होती है। जितनी साउथ पोल होती है उतनी ही नॉर्थ पोल होती है। तो नेट अगर मैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालूं किसी भी सिस्टम का, अगर जहां पे मैग्नेट है वो हमेशा 0 होगी। प्लस नॉर्थ की प्लस m होती है तो साउथ की माइनस m। तो बच्चों अगर मैं टोटल मैग्नेटिक अगर फ्लक्स निकालूं तो दैट वुड बी 0। तो ये सेकंड है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा जब भी कोई क्लॉज सरफेस लेते हैं, अगर इसमें नॉर्थ पोल ले रहे हैं और साउथ पोल ले रहे हैं, तो यहां प्लस m होती है और ये माइनस m, तो नेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दूसरे लैंग्वेज में बात कर सकते हो कि जितनी नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगी उतने ही साउथ से फ्लक्स आ जाएगी। तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग फ्लक्स। तो ऐसे भी आउटगोइंग को पॉजिटिव ले रहे हो तो इनकमिंग को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो टोटल फ्लक्स ऐसे भी क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे ठीक है कि 4 इक्वेशंस तो हमें पता ही, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, मतलब इससे क्या हमें एक विशेष चीज पता चलती है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की ले ले, तो फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों हमें यह पता चलती है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फील आ रही है या फ्लक्स की फील आ रही है, फ्लक्स तभी होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बच्चों कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फील आ रही है तो पक्का Q इन होगा। पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं Q नेट तो जरूर एग्जिस्ट करती होगी। ठीक, बिना नेट चार्ज का कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जा रही है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ वाले पोल की जो मैग्नीट्यूड होगी सेम ही होगी, इक्वल और ऑपोजिट होगी ऑब्वियसली। और दूसरी बात यह है कि कभी भी ये 0 हमेशा 0 होगा, तो कभी भी नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सेकेंड लॉ की इंपॉर्टेंस ये है, सेकेंड इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा साथ साथ रहेगी, मतलब मैग्नेट में कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, ये से ये पता चलता है।
एंड थर्ड इज वेरी फेमस, हमने जस्ट पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी किसी कॉइल से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, राइट। और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से अगर सर्किट क्लॉज है तो करंट फ्लो करेगी। सो बच्चों इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ, E इक्वल्स d∅dt। और ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम E इंटू dr लिख सकते हैं, E इंटू dl लिख सकते हैं बच्चों, इसे हमने लिखा पहले भी सीखा है, और माइनस d∅dt। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन एंड लास्ट, इस इक्वेशन के बारे में बच्चों हमने काफी चर्चा कर रखा है। इसमें एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस में क्या होता है कि आपको पता है कि ये चीजें आई कहां से है, ये चीजें तब आई थी जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। और बच्चों इसमें B डॉट dl जो इक्वेशन आई थी वो म्यू नॉट IC प्लस ID आई थी, बिल्कुल। ऐसे तो एम्पियर सर्किटल लॉ में B डॉट dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ओवर I हम लोग लिखते हैं, राइट। लेकिन पहले केवल कंडक्शन करंट के बारे में बोला जाता था, डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर लिया गया तो अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सो IC प्लस, इसको तो हमने डिराइव कर रखा था ऑलरेडी, एप्सिलॉन नॉट d∅dt, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहां चले आए। तो बच्चों यहाँ B की जो फील हो रही है ना, किसके हेल्प से हो रही है, ये हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है बच्चों, ठीक, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है। सो ये लाइन क्लियर हो चुका, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। क्लियर बच्चों। तो ये चार इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है आगे के जितनी भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थियरी है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर जहां भी जो भी चीज हो, समझने के लिए इतनी बातें क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रियल में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकायदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि बताया बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव ही है ऑब्वियसली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऑसिलेशन से वेव बनती है। बच्चों स्टार्टिंग से चीजों को समझते हैं। फिर से मैंने आपको जैसा कि पहले भी बता रखा है कि जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो जनरली हमारा माइंड में ऐसा कंसेप्ट होता है कि मीडियम की कुछ ऐसी पैरामीटर्स है, मीडियम की कुछ ऐसी क्वालिटी है जो उस वेव को आगे प्रोपागेट करने के लिए हेल्प कर रही होगी। जैसे आप देखते हो मीडियम की इलास्टिसिटी, है ना, या यूं कहें दूसरे भाषा में अगर डायरेक्ट बोले तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, वो ऑसिलेट करते हैं और उसके वजह से वेव प्रोपागेट करती है जनरली। और ऑसिलेशन के मोड के बेसिस पे हम वेव को कैटेगराइज में करते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है तो ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और अगर मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के एलोंग ही ऑसिलेट कर रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और अदर वेव्स के बारे में बात करें जिसमें परपेंडिकुलरली ऑसिलेशन होता है, जैसे स्ट्रिंग पर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। लेकिन बच्चों ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है तो इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह बात पहले से आपको ऑलरेडी पता है, यह एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो फिर आपके दिमाग में बातें होती है कि आखिर कौन ऐसी चीज है जो इस वेव को आगे ले जा रही है, ट्रैवल करा रही है। तो इसके लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करती है, ठीक है, तो एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्रिएट होती है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्रिएट होती है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो एक्सेलरेट करेगी कोई चार्ज पार्टिकल तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सेलरेट करेगी, या यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टाइम वेराइंग होगी, चेंज करेगी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेराइंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है। यही तो मैक्सवेल ने स्टार्ट किया था, रिसर्च किया था एक्चुअली। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेराइंग है तो ऑब्वियसली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। और कमाल की बात यह है बच्चों कि हमेशा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका उल्टा भी, अगर कहीं टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो भी परपेंडिकुलर जनरेट होती है। बच्चों ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, आपको याद होगा कि इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ऐसे, याद होगा आपको,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये ऐसे कागज के प्लेन पे है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये ऐसे है और एक ऐसे है तो परपेंडिकुलर ही है। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेराइंग है तो उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी, क्लियर, तो दोनों स्थिति में क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करती ही है, साथ साथ उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है बच्चों। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यह बात हमें पता पड़ गया कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपागेट करेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, वहां मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। और वो खुद ब खुद आगे प्रोपागेट करती है, सेल्फ प्रोपागेटिंग चीजें। अब वो प्रोपागेट किधर करेंगी बच्चों, ये भी एक कमाल की बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो उसके परपेंडिकुलर, केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, हमेशा ऑसिलेट करती है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा पहले वाले वेव के नेचर से मतलब देखें कि अगर मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है तो उसे हम कौन सा वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो डेफिनेटली बच्चों यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होगी। हाँ, यह बात अलग है कि इसमें मीडियम के पार्टिकल की ऑसिलेशन नहीं लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन लेंगे। इतनी बातें 100% क्लियर है बच्चों। तो फिर से पूरी चीजों को समराइज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले जो आइडिया दिया था उन्होंने मैक्सवेल ने दिया था, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। कैसे आइडिया दिया था उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग थी तो वहां पे इंडक्शन होती थी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता था, इसी से उन्होंने ये आइडिया लगाया। और इलेक्ट्रिक अगर रियलिटी में देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करती है या रिटार्ड करती है, ठीक, तो वहां पे क्या जनरेट होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, ठीक। कैसे मूव करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, राइट। और चूंकि यहां पे ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर वेव प्रोपागेट कर रही है, इसलिए इस वेव को बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव। इतनी बातें 100% क्लियर हो गई। अब बच्चों इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और ये इन सब चीजों को मैंने यहां पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, वो सारी बातें लिखी गई है। पहले तो आइडिया के बारे में लिखी गई, कब उन्होंने दिया था। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। क्लियर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब बच्चों थोड़ा सा ना इसको और समझ सकते हैं डिटेल में। एक्सेलरेटिंग चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हालांकि मैक्सवेल के समय में मैक्सवेल ने आइडिया दिया था, आगे के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था, इसे अपने अपने अलग अलग टेक्निक से। बच्चों आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट हुई थी उस समय में, WC रॉन्टिगन है ना, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे जनरेट किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। उसमें होता क्या था कि कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद हुई थी। कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम होती है। तो जब कोई भी हेवी मास वाला कोई एलिमेंट लिया जाता था और उस पे जब कैथोड रेज से स्ट्राइक किया जाता था तो वहां पे एक्सरे प्रोड्यूस होती थी। अगर बच्चों आप एक्सरे पढ़ोगे तो एक्सरे के अंदर में अगर उस चीज को पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई हेवी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, हेवी मास वाला एलिमेंट ले रहे हैं, हाई एटॉमिक नंबर वाला, हाई एटॉमिक मास वाला ले रहे हैं, तो उस बच्चों उसमें होता क्या है कि उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों वहां पे इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन की बीम दे रहे हो तो क्या होगा सोचो, रिपल्सन होगा। तो हो सकता है जो बीम जा रही है वो क्या हो जाए, रिपल्सन की वजह से उनका पाथ चेंज कर जाए। और जब उनका पाथ चेंज हो जाए, कैथोड रेज की मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चों जैसे ही उसका पाथ चेंज होगा तो वो एक्सेलरेशन में कहलाएगा। बिल्कुल, अगर वो एक समान स्पीड से जा रहा है, अगर डायरेक्शन भी चेंज कर लिया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गई। तो अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगी तो बच्चों कौन सी वेव जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगी। और वहां के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, अलग अलग जगहों पर बच्चों अलग अलग इंटेंसिटी की और अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती है, ठीक। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर हम उसे अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो बच्चों वहां भी एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग एक्सरे बोले थे, ठीक। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जो बेसिक चीज आपने पढ़ रखा है कहीं भी, उसके हेल्प से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। फिर से इस एक्सपेरिमेंट को मैं समझाता हूं। मैंने आपको बताया कि बहुत हेवी एलिमेंट जब हम लेते हैं, हेवी एटॉमिक नंबर वाले, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्बिट की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
अगर मैंने कैथोड रेज का बीम दिया है तो इलेक्ट्रॉन का बीम दिया है, अब वहां के जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से इनकी पाथ मुड़ जाएगी, पाथ मुड़ जाएगी मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगी, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट करती है वहां के लिए एक्सरे होती है। इसी तरीके से बच्चों अलग अलग जगहों पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कराते हैं। तो क्या मेरी बातें क्लियर है? तो ये रहा एक्सेलरेटिंग चार्जेस कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है। और ये बात आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, बात वही हुआ। एंड वेव ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चीजें मैंने आपको आते ही बता रखा है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, तो एक्स और वाई के दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो गई? जेड एक्सिस। तो वेव किधर ट्रेवल करेगी? ऑब्वियसली जेड में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर उल्टा बोल दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है, तो वेव किधर ट्रेवल करेगी? वाई जेड, तो बची कौन सी? एक्स। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रही है बच्चों? वाई में, देख सकते हो वाई में ऑसिलेट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रही है बच्चों? जेड में। तो वेव किधर ट्रेवल करेगी? एक्स में। किधर ट्रेवल करेगी? एक्स में। देख रहे हो, सी मैंने लिख रखा है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक, लाइट के स्पीड के बराबर होती है। तो जो बहुत सिंपल चीज है, इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए। और बच्चों कमाल की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सेम फेज में होती है। अब जो वेव के टर्म में बात करेंगे तो फिर हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले जनरल भाषा में बात करें, सेम फेज में होने का क्या मतलब होता है। एक जनरल आइडिया क्या है सेम फेज का? सेम फेज का जनरल आइडिया ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस समय जीरो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में उसी वक्त जीरो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पॉजिटिव मैक्स हुई है तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव मैक्स होनी चाहिए। फीड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए जिस समय में, उसी समय में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे ई वेरी करती है वैसे वैसे बी वेरी करती है, लेकिन बी अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग और ये अपने वैल्यूज के लेकर। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चों? और इक्वेशन बेसिस पर अगर हमें समझना है कि कोई चीज सेम फेज में है, तो जब हम उसके इक्वेशंस बनाते हैं तो जो आर्गुमेंट होता है, जैसे वेव की इक्वेशन सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी वेव की इक्वेशन सिंपली लिखते हैं, जैसे कोई वेव की इक्वेशन लिखा जाए तो जनरली हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स लिखते हैं बच्चों। तो ये होती है उसकी पूरी की पूरी फेज, आर्गुमेंट, इसको फेज बोलते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन को लिखोगे तो यहां जो टर्म आपको मिलेगा वही एग्जैक्ट टर्म आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, ठीक, ये कहने का मतलब हुआ। तो वेव के तरीके से समझना है तो साइन ओमेगा, मतलब साइन के अंदर में जो एंगल होते हैं ना वो, और चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड का हो, दोनों का सेम होगा। टेक्निकल तरीके से समझना है, रियल प्रैक्टिस के तरीके से समझना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई दो चीजें ऑसिलेट कर रही हैं और ऐसे ऑसिलेट कर रही हैं कि दोनों की वैल्यूज हर टाइम हर मोमेंट पर एक ही जैसे हो, ठीक है, टॉप हो तो टॉप हो, जीरो हो तो जीरो हो, नेगेटिव टॉप हो तो नेगेटिव टॉप हो, तो ऐसे को बोलते हैं सेम फेज में ऑसिलेट करना, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर है? तो ये पॉइंट तो हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आपको मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी। अब बच्चों ये बात हमें पता पड़ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है और वेव ट्रेवल करती है दोनों के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? चूंकि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल, जैसे जनरल वेव की मैं बात करूं, जनरल जब हम लोग वेव करते थे, जनरल वेव की इक्वेशंस बच्चों वेव में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन के बेसिस पर हमेशा वेव की इक्वेशन लिखते हैं। ये बात तो आपको पता है। हमेशा बच्चों जो ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलर, हमेशा उसकी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो मिलती है किसकी? डिस्टर्बेंस की इक्वेशन, ठीक। तो इसी में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से सोचे चाहे मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से सोचे, चाहे दोनों के तरीके से सोचे, वेव की जो स्पीड होती है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। तो बच्चों जब हम वेव की इक्वेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी लिखनी पड़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड वाली भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रोपागेशन को ऐसे लेना पड़ेगा ताकि एक ही डायरेक्शन में दोनों से दिखे। आइए देखते हैं। So EM wave are always described both electric field and magnetic field equations। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मैंने लिख रखा है E इक्वल्स, जैसे जनरल वेव की इक्वेशन में लिखते हैं ना, Y इक्वल्स
वाई नॉट या फिर ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस करके, जैसे भी हो, बहुत तरीके हैं वेव के इक्वेशन को लिखने का। तो मैंने एक सिंपल इक्वेशन अगर वेव का लिखा है, सो ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, यहाँ पे जेड मैंने लिखा है बच्चों। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट से वेव के यानी डिस्टर्बेंस किधर ट्रेवल कर रही है वो पता पड़ता है। फिर से समझिए, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है। इस वाले पार्ट से हमें क्या पता पड़ता है, वेव किधर ट्रेवल कर रही है वो, ठीक। और इस वाले पार्ट से, इस पूरे इक्वेशन से दरअसल उस पार्टिकल के बारे में नॉलेज मिलती है कि किस टाइम पर और किसी पर्टिकुलर पोजीशन में पार्टिकल कहां पे है। फिलहाल बच्चों इसमें पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज की बात करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज की बात करेंगे। तो एज ए होल इक्वेशंस नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी जगह पर, किसी एक्स किसी टी पे, किसी जेड किसी टी पे। और बच्चों मैं केवल इसकी बात करूं तो ये वेव के डिस्टरबेंस के मूवमेंट को बताता है कि ये किधर मूव कर रही है। माइनस हो तो जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर प्लस हो तो जेड के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बातें बच्चों आपने वेव में सीख रखा है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं करते, बस यहाँ पे जो एक्स, अगर एक्स दिख जाए तो एक्स में चल रही है, वाई दिख जाए तो वाई में चल रही है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि माइनस होता है तो पॉजिटिव में मूव करती है और प्लस होता है तो नेगेटिव में, उल्टा ध्यान रखिएगा। बच्चों इस इक्वेशन को देख के हमें क्या लग रहा है कि वेव किधर ट्रेवल कर रही है, जेड में, या फिर इसको देखकर क्या लग रहा है, वेव जेड में ट्रेवल कर रही है। दोनों का सेम ही फेज लिखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखने के लिए ई नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक। तो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अब बच्चों यहां कमाल की बात है, यहां पे खास बात ध्यान देने की, यहां ध्यान दीजिए, मैंने यहां ई एक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहां जेड है तो मैं जेड इन दोनों में से किसी में नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि जेड यहां पे लिखने का मतलब हुआ कि वेव जेड में ट्रेवल कर रही है। बच्चों जब वेव जेड में ट्रेवल कर रही है तो कौन सी दो डायरेक्शन बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ऑब्वियस सी बात है, एक्स और वाई, ठीक। तो एक्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो वाई में मैग्नेटिक फील्ड को लिखना पड़ेगा, और अगर वाई में मैग्नेटिक फील्ड को लिख दिया तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या इतनी बातें 100% क्लियर है बच्चों? इस इक्वेशन को समझ सके, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड और ई बी वाई बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। अब बच्चों ये किसकी एम्पलीट्यूड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू है। और मैक्स वैल्यू ऑफ ई नॉट, मैक्स वैल्यू ऑफ बी, दोनों में एक रिलेशन होता है, E इक्वल्स सी बी। याद रखेंगे इस चीज को, E इक्वल्स सी बी। सो ई नॉट इक्वल्स सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज है, और इसमें साफ दिख रही है ना बच्चों, जेड यहां दिखने की वजह से वेव किधर ट्रेवल कर रही है? जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद बच्चों अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस बना लेंगे, जिससे हमें पूरी फील आ जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इन सब चीजों को एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग वेव इक्वेशंस पे कुछ सवाल करेंगे। और उसके पहले बच्चों एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और वेव उस दोनों के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। बच्चों इसमें एक कंफ्यूजन होता है जनरली, मैं उस कंफ्यूजन को आपको बताता हूं क्या है। मान लीजिए कि कभी आपसे ऐसे बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। अब बच्चों इसमें प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर पॉजिटिव जेड भी होती है और नेगेटिव जेड भी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये कैसे जज करोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है? एक समस्या हो जाएगी। अब बच्चों दो चीज आपस में परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हो जाती है वो दो हो जाती है, एक इस प्लेन से इस साइड में, एक इस प्लेन से आपकी तरफ। अब ये कैसे जज करेंगे? इसके लिए बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक तरीका यह है कि हमेशा E क्रॉस B के डायरेक्शन में सोचना है। किधर सोचना है? E क्रॉस B। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो I में है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वो J में है, प्लस J में, दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है, इस साइड में है और ये। तो बताइए वेव किधर जाएगी? E क्रॉस B। E क्रॉस B का मतलब हुआ J I क्रॉस J, और I J किसके क्या होता है? K क्रॉस, तो डेफिनेटली पॉजिटिव जेड में जाएगी। हाँ कभी ऐसा हो गया माइनस आई जे, तो बच्चों यहां पे माइनस आई क्रॉस जेड करना पड़ेगा। माइनस आई क्रॉस जे का मतलब हुआ माइनस के, यानी निगेटिव जेड में जाएगी। तो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा E क्रॉस B के डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है। इसमें सवाल फंस सकता है, ठीक।
चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे जो हमें करना है उसको देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने वेव के इक्वेशंस के बारे में चीजें देख ली हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड y में है, तो वेव ट्रेवल करती है z में। अब नेगेटिव z, पॉजिटिव z, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जो जनरल जो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन होती है, ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा भी था पहले, y इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। बहुत अलग पैटर्न है बच्चों लिखने के। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी की जगह पर आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर बीच में माइनस दिख जाए तो और ये एक्स दिख जाए तो ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और अगर प्लस दिख जाए तो नेगेटिव एक्स में जा रही है। ये इक्वेशन ये यहाँ के लिए नहीं है बच्चों, ये आप वेव वाले चैप्टर में अच्छे से देखो, वहां पे आपको स्टार्टिंग में चीजें सब कुछ अच्छे से दिख जाएंगी। तो ये चीजें, और बच्चों ये भी आपको पता है, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। मैं स्टार्टिंग से वेव को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि अगर कोई इक्वेशन बच्चों ऐसा होता है कि एक्स माइनस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसमें अगर आपको अच्छे से याद होगा कि वेव की जो स्पीड हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालते हैं बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा के कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो वेव वेलोसिटी जब भी कोई पूछता है तो ओमेगा बाई क्या होता है के, वेयर के होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये सब बच्चों वेव की चीजें हैं। आप एक बार वेव चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। जिस वेव के बारे में बात हो रही है उस वेव की वेवलेंथ होती है ये, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा को कोई लिखे तो ये 2 पाई एन, एन को आप एफ भी लिख सकते हो या न्यू भी लिख सकते हो, बहुत अलग अलग सिंबल है ये चीज। तो ये चीज दिमाग में आप हमेशा रखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। और बच्चों एक बात और दिमाग रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ईएम वेव, जो ट्रैवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, इन वैक्यूम, इस बात को हमेशा दिमाग रखेंगे। ईएम वेव हमेशा किधर ट्रैवल करती है, हमेशा किस स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइट के स्पीड से, 3 × 10⁸ से। इस पर अभी विशेष बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में विशेष लाइट के स्पीड के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, वेव के स्पीड के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। कैसे होती है, किसी मीडियम में पहुंचेगा तो फिर उसकी स्पीड कैसे गवर्न होगी, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। इस पर पास्ट में जेईई मेंस वगैरह में सवाल भी किया गया है, ठीक, बोर्ड में भी सवाल किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। पहला चीज तो क्लियर हो चुका कि वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन अगर ओरिजिनली हमसे कोई पूछे, एग्जैक्ट डायरेक्शन में पूछे, तो हम ई क्रॉस भी बोलेंगे। आइए पहले इस सवाल को डील करते हैं, फिर उसके बाद वेव स्पीड के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन को अच्छे से देखो तो क्या दिखता है, सम वेव की इक्वेशन इक्वल सम ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये मुझे लगता है पहले के एक्स है, बिल्कुल, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी। बच्चों इस इक्वेशन को देखते ही हमें ओमेगा पता पड़ गया और के पता पड़ गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए वो देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ओहो बहुत आसान है, अरे तो यहीं से दिख जाएगा, यहां बीच में प्लस है और चूंकि एक्स है तो पहले का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में, निगेटिव एक्स में, ठीक है, निगेटिव एक्स में। मतलब आप लिख सकते हो टुवर्ड्स -x। पहले का आंसर क्लियर हो चुका बच्चों। दूसरा क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ वेव। अगर बच्चों इस इक्वेशन के हेल्प से अगर वेव की स्पीड निकालें, अभी ये तो पता नहीं है कि ये जो वेव ट्रैवल कर रही है वो कौन सी मीडियम में है, ठीक है। ये कभी मत बोल दीजिएगा कि 3 × 10⁸ बच्चों, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ईएम वेव इतने की स्पीड से कहां चलती है, वैक्यूम में, किसी मीडियम की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों यहां के लिए अगर हम निकालना चाहें इस इक्वेशन को देख करके, तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, भी क्या होती है, तो हम लोग को पता है ओमेगा बाई के होती है, राइट। और ओमेगा क्या है, अब गौर से देखिए, ये क्या है, के एक्स, के की जगह पर ये है और ओमेगा की जगह पर ये है, तो ऑब्वियसली ओमेगा अपना है 1.5 × 10⁻11 और ये 0.5 × 10⁻3। हाँ बच्चों यहाँ तो सही है, यहाँ तो ये 3 × 10⁸ आ रही है, तो चलिए सही है कि वेव किधर कहाँ जा रही है,
किसी वैक्यूम में जा रही है, ठीक है। एंड सी इक्वेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें चाहिए। अब आप सब लोगों को पता है कि ई नॉट बराबर सी बी नॉट होती है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब बच्चों ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये एम्पलीट्यूड ई बराबर ई नॉट, तो ये क्या हो जाएगी 20, और सी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी नॉट, तो यहां से बी नॉट निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। सो राइट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इतनी टेस्ला। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वैल्यू भी टेस्ला में आएगी। तो ये क्लियर हो चुका। अब इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन मैं सी बना रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्या होगी, तो वो होगी B इक्वल्स बी नॉट साइन। बच्चों यहां क्या होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फेज में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जो चीज आपको यहां दिख रही है एज इट इज यहां पे कॉपी कर लीजिए। 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, इतनी हो गई। एंड बच्चों लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जब भी होगा तो किस में होगा, टेस्ला में होगा। किसमें होगा, टेस्ला में। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो किस में थी, न्यूटन पर कूलम में। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, और यहाँ पे टेस्ला में होगा। अब बस इस बी नॉट की वैल्यू को आप डाल दो। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है, अब इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रही है, किधर वो ट्रैवल कर रही है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ट्रैवल कर रही है, वाई। वेव किधर ट्रैवल कर रही है, एक्स में। तो वेव तो एक्स में ही जा रही है, तो एक्स तो इंगेज हो गया, बचा कौन सा, वाई और जेड। ये वाई है तो पक्का जेड बचता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर ट्रैवल करेगी, जेड में। क्लियर, तो इतना हमने कर लिया। अब जो ये इक्वेशन तो लिखने के लिए लिख लिया हम लोगों ने, लेकिन बी नॉट का वैल्यू डालना पड़ेगा हमें, राइट। ये साइन और पूरी चीजें जो आ रही हैं कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता। अगर बी दे दिया जाए तो ई पूछ लिया जा सकता है, ई दे दिया जाए तो बी पूछ लिया जाए। सिंपल कुछ नहीं बच्चों, केवल इसमें ई इक्वल सी वी फॉर्मूला से केवल बी नॉट चेंज हो जाता है या ई नॉट चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन तो आपको पता है, वेव अगर एक्स में ट्रेवल कर रही है तो वाई और जेड बचता है, वेव अगर वाई में ट्रेवल करती है तो एक्स और जेड बचता है, ठीक। तो अगर एक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को और इस छोटी छोटी जो चीजें मैंने आपको समझाया बस उसको समझिए, मेन क्वेश्चन आपको कॉपी करना है। और इसके बाद बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चलती है तो उसे हम किस फॉर्मूला से गवर्न करते हैं, और अगर वैक्यूम में चलती है तो किस फॉर्मूला से देते हैं। इसको डिराइव नहीं करना है हम लोग को, हमारे सिलेबस में बच्चों ये स्कोप नहीं है कि उस सारी चीजों को डिराइव करें। हम लोगों के सिलेबस में चीजों को डायरेक्ट समझना है, और डेरिवेशन भी होती है हायर क्लासेस में, ठीक है। चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती है मीडियम में, किस स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है किसी अदर मीडियम में और वैक्यूम में। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो इन फ्री स्पेस, या हम थोड़ा एयर भी बोल सकते हैं, या फिर बच्चों वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो दी गई है, मैं लाइट कभी कभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल एक लाइट भी होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, या स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है फ्री स्पेस में, वो कुछ इस तरीके की होती है। ये होती है एप्सिलॉन नॉट और ये होता है म्यू नॉट, और इन दोनों का वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। यूनिट वगैरह आपको पता है, और म्यू नॉट का भी वैल्यू पता है। एक्चुअली म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 की पावर -7, तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये दोनों डेटा आपको पता है बच्चों। इन दोनों डेटा को अगर इसमें पुट किया जाए, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है वो फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। अब किसी मीडियम की बात करें, फॉर ए मीडियम, तो किसी मीडियम की बात करी जाएगा तो मीडियम में लाइट या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो ऐसे कुछ होती है, एप्सिलॉन म्यू, जहां एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी और म्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा होता क्या है, आपको पता है कि एप्सिलॉन होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं या इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और म्यू को हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट इनटू म्यू आर, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी। इन दोनों ही डेटा को अगर इसमें हम डाल दें तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। सी एम विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड म्यू नॉट म्यू आर। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट को बाहर कर लें और ये हमारे पास, और इस पूरे को हम चाहें तो सी बोल सकते हैं, तो सी बाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास मिल गया। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालनी पड़ेगी तो आप वैक्यूम में निकाल लें, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू आर और ये एप्सिलॉन आर। तो बच्चों ये डेटा दोनों आपको जरूर दिया जाएगा, किसी भी मीडियम की म्यू आर और एप्सिलॉन आर जरूर आपको मेंशन होगा, उसके हेल्प से आप चीजों को निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि एप्सिलॉन आर को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इज नो डाउट कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन इसे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कभी कभी कहते हैं और उसको के से जनरली डिनोट करते हैं। तो किसी मीडियम में स्पीड अगर आपको निकालना हो तो आप चाहें तो इस तरह से भी फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आसान है। अब बच्चों एक बात खास है जो कभी कभी सवाल किया भी गया है लाइट के केस में, ठीक है। लाइट के केस में आपने एक चीज पढ़ा है, एक किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जरूर पढ़ा है, याद होगी आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है जनरली उसको म्यू से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट करते हैं। अगर एन से मैं डिनोट करूं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, ये होता है सी बाई सी एम। आप चाहो तो यहां से भी आगे बढ़ सकते हो, इसके जगह पर आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिख सकते हो, और इसके जगह पर हम चाहें तो एप्सिलॉन और म्यू लिख सकते हैं। अगर पूरा लिखें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, ये पूरा ऊपर और ये नीचे, तो एक ही इंटू में हम चाहें तो ले सकते हैं। अब जो हम यहां से चाहें तो इसके जगह पर हम एप्सिलॉन आर म्यू एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट दोनों चीजें लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ये हमें देखने को मिल सकता है, और इसे चाहे तो हम के भी बोल सकते हैं, सो के इंटू म्यू आर, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है, उसे आप याद रखें, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें और ये वाला फॉर्मूला याद रखें। आप चाहें तो इसके हेल्प से भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इस पे सवाल पूछा गया है, कई एक बार सवाल पूछा गया है, तो ये लाइट के केस में चीजें हैं, ठीक है। और ध्यान रहे एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, और म्यू आर क्या है, ये भी मीडियम का एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब इस पर एक दो छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, फिर पूरी हमें फील आ जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम या फिर एयर जो भी हो, उसके बेसिस पे बच्चों हमें दो सवाल डिस्कस करने हैं। एक सवाल तो यहां पे आप देख रहे हो, ये सवाल बच्चों जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। 2K18 में ये सवाल किया गया था, आसान सवाल है, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EZ
इक्वल्स 100 cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, देख सकते हो ओमेगा की जगह पर ये है, के की जगह पर है, वोल्ट पर मीटर, प्रोपागेट्स इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। बच्चों ये चीज बच्चों को परेशान करता है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम क्या होती है, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे। ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा मतलब Ez का इक्वेशन दे रखा है और इसके हेल्प से हमें बोल रहा है, अच्छा मीडियम कौन सा है, तो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक, हमसे बोल रहा है कि उस मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मतलब के बारे में पूछा गया। बच्चों एक बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आपसे कोई बोले कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ये चीज इस क्वेश्चन में भी आई थी और बहुत जगह आएगा आपको, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम का म्यू जो आर होता है वो 1 होता है, ध्यान रखिएगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम का म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी कितना होता है 1। फ्री स्पेस का एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों 1, ठीक, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन आर क्या होता है 1, और नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोल जाए तो वो क्या हो गया 1, ठीक। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे, कभी कभी दोनों वर्ड होगा, नॉन मैग्नेटिक फ्री मीडियम, नॉन मैग्नेटिक फ्री स्पेस, तो नॉन मैग्नेटिक बोला वैसे ही म्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और फ्री स्पेस बोल दिया तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। खैर फिलहाल वैसा नहीं है, मीडियम है लेकिन फ्री स्पेस वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं, तो जो इसमें क्या करनी है, इसमें हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालनी है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकाल पाएंगे? बिल्कुल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, स्पीड की मैं बात करूं, सिंपल भी की बात करूं, किसी मीडियम में स्पीड की बात करूं, तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ टी है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा ओमेगा बाई के होता है, राइट। तो ओमेगा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ये, तो ओमेगा यानी देश बाई 4, राइट। सो देख सकते हो, सो 3/2 इंटू 10 की पावर 8 ये है। और बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइट की स्पीड की हाफ है ना, लाइट की स्पीड की हाफ है, आप लिख सकते हो दिस इज c/2। बच्चों आगे बढ़ाते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि किसी भी मीडियम में अगर आप स्पीड निकालना चाहोगे, ठीक है, या फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों, आप इस फॉर्मूला को यूज कर लो, एप्सिलॉन आर म्यू आर, एक्चुअली ये होता है, एक्चुअल में तो ये होता है बच्चों, ठीक है, और इसके जगह पर हम लिखेंगे तो ये होगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और म्यू आर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अब इस दोनों को यूज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा c, ठीक है, इसके जगह पर यूज करेंगे तो c, और नीचे ये आ जाता है। बच्चों ये इसी को तो बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान से देखें, c मीडियम क्या है c/2, ऊपर c और नीचे देख लीजिए, इसी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और म्यू आर का वैल्यू 1 बोला गया है, ठीक। अब यहां से देखें तो 2 इक्वल्स √k, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा बच्चों? k इक्वल्स 4। सो दिस इज योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है। आइए इस सवाल को देखते हैं जेईई मेंस में। देखिए सवाल तो बड़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिख रखा था, लेकिन सवाल को पढ़िए, बहुत ही आसान लगेगा आपको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर मीडियम इंटर्स इन अ मीडियम, मतलब एयर से कहां पे इंटर करती है? किसी मीडियम में इंटर करती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, ये है, मतलब ये पिक वैल्यू है, एक्स कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड cos 2π न्यू z/c - t इन एयर, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन है, और मीडियम में ये है, पिक वैल्यू बदल गया, एक्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हो गया k 2z - ct इन समथिंग, ठीक है, मीडियम में ही बात हो रही। बच्चों बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस इक्वेशन के हेल्प से अगर मैं स्पीड ऑफ वेव निकालूंगा तो वो एयर में मिलेगा, और इस इक्वेशन के हेल्प से अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट निकालूंगा तो उस मीडियम में मिल जाएगी। बस यही बहुत बड़ा क्लू है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, के वेव नंबर है, एयर की बात वो कर रहा है। द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, बच्चों आ गया फिर से वही कहानी, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, इसका मतलब म्यू आर के जगह पर 1 रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इफ एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 रेफर्स टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर एंड मीडियम रेस्पेक्टिवली, ऐसे भी ये एयर है तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा ना, एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन r, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वो 1 होता है। तो बच्चों ये तो 1 है, और इसकी बात कर रहा है वो, मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है, मीडियम की, ये मीडियम का है और ये एयर का।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो म्यू r1 बटे एप्सिलॉन r1 बटे एप्सिलॉन r2 मतलब क्या होगा ये, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। पहले इक्वेशन से बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एयर की बात करूं, एयर में स्पीड अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ज्यादा फील आ जाएगी आपको। वो होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों देखिए यहां ओमेगा है, ध्यान से देखिए बच्चों, ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर क्या होगा 2 पाई न्यू, ठीक है। तो ओमेगा बाई के की जगह पर यहाँ के जेड, तो के की जगह पर ये पूरा हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा तोड़ेंगे तो 2 पाई न्यू बाई सी आ जाएगी ना, 2 पाई न्यू बाई सी, और ये जेड होगा और माइनस 2 पाई न्यू टी, राइट। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे स्पीड निकालूं, है ना, स्पीड निकालूं तो क्या होगा 2 पाई, ऐसे भी बच्चों, ऐसे भी ये बात सबको पता है, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इसमें कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है एयर में स्पीड क्या होती है, सी ही होती है। क्या निकाला जाए, छोड़ते हैं इसको, ऐसे ही हटाते हैं। चलिए इधर में देखा जाए, अगर हम मीडियम में निकालें, एयर में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, स्पीड क्या होगी सी। अगर मैं मीडियम में निकालूं, वो देखता हूं क्या आता है। यहां पे देखिए मीडियम में, तो बच्चों यहां मीडियम में अगर निकाला जाए तो क्या होगा, ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर क्या होगा के सी और 2k, के सी और 2k। चलिए देखिए, तो ये होगा ओमेगा की जगह पर हो रहा है, ओमेगा टी होता है तो के सी डिवाइडेड बाई के की जगह पर क्या होगा 2k। बच्चों याद रखिएगा ओमेगा बाई के होता है ना, तो ओमेगा मतलब टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट यहाँ सी और यहाँ के, तो फाइनल क्या हो गया के सी, और जेड का कोफिशिएंट मतलब पोजीशन की कोफिशिएंट क्या हो गया 2k। तो मीडियम c/2 हो गया, काम खत्म। बच्चों बहुत ही आसान है, मीडियम में लाइट की स्पीड c/2, ठीक है। तो ये तो बच्चों जस्ट पहले वाला हो गया, देख रहे हो, ये जस्ट पहले वाला, मतलब जो सवाल ये था ना बच्चों, वही सवाल ये आ गया, कुछ भी नहीं है। अब हो गया काम खत्म। अब आपसे पूछा गया है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, दोनों में कुछ रिलेशन बताइए। तो बच्चों क्या करना, फिर से चाहो तो इसी चीज को रिपीट कर दो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मीडियम में आप लिखना जानते हो, ऐसे देखो, मीडियम में लिखना जानते हो c बाई रूट अंडर एप्सिलॉन r म्यू r c/2, ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 1, क्यों, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, तो एप्सिलॉन r क्या हो गया 4। अब बच्चों ये मीडियम उन्होंने कुछ नोटेशन किया है, तो मीडियम में बात करोगे तो दरअसल मीडियम के लिए इन्होंने 2 वर्ड यूज किया है, ठीक है, और एयर के लिए क्या यूज किया है 1। तो एयर के लिए सबको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है, तो एयर के लिए 1 हो गया और मीडियम के लिए 4 हो गया। तो अब रेशियो लगाना है, देखिए सब में तो r1 बाई r2 की रेशियो है, तो r1 1 और इसका 4, सो डी इज द राइट आंसर। बच्चों इस सवाल में ना आप यहां से भी निकालते तो चीजें वही आती, ठीक है, इसलिए ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। यहां से भी बच्चों अगर आप निकालते ना स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ टी, तो 2 पाई म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई म्यू बाई सी, तो सी आ जाएगा। आप करके देखो, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं। इसमें मेन चीज है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल लिया बहुत ही आसानी से। तो मीडियम में लाइट की स्पीड निकल गई c/2 और एयर में कितनी थी, c थी, वेरी गुड। तो अब मीडियम वाले को लिख दिया c बाई रूट अंडर म्यू आर दिस, और म्यू आर का वैल्यू 1 बिकॉज नॉन मैग्नेटिक मीडियम थी, तो यहां से एप्सिलॉन r निकल गया। और एप्सिलॉन r किसका निकल रहा है बच्चों, ये मीडियम का, ऑब्वियसली एप्सिलॉन r किसका निकल रहा है, मीडियम का, और एयर का तो 1 होता ही है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नोटेशन में थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है, इसको एयर बोल रहे हैं और इसको मीडियम बोल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो निकली है सो हो जाएगी 4, तो 1/4 इज द राइट आंसर। सो बच्चों होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के डेट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपागेट करती है ये भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन कैसे होते हैं ये भी देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी देख सकते हैं, और बच्चों लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पर कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक है। और साथ साथ हमने अभी एक जस्ट इससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को भी हमने रिलेट कर लिया एप्सिलॉन r और म्यू r के हेल्प से। तो होपफुली आज की क्लासेस बच्चों काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग इसे पूरा खत्म कर लेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें इंटेंसिटी के बारे में पढ़नी है, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़नी है, ठीक है, पावर के बारे में डिस्कस करनी है, और
कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, तो कैसे एनर्जी को वो ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उस पर कैसे न्यूमेरिकल सेट होते हैं, उस पर भी अपन पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।